हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिवेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप बाकी हमारी जो राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग की जो सीरीज हैं आपको अच्छी लग रही होंगी, आपके डाउट्स उसमें अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई होगी। आज के इस वीडियो में हम लिसनिंग के कंसेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने एक बार बेसिक्स देख लिए कि व्हाट इज लिसनिंग, है ना, कितने मिनट्स की होगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आंसर्स को कैसे लिखना है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है। इस वीडियो में आज हम अपने फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे कि अब हमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास ब्लैंक्स। अब हमने ब्लैंक्स में किन बातों का ध्यान रखना, ब्लैंक्स में डिमांड कैसे चेक करना, है ना। अब हम एक बार उसको साथ में अटेम्प्ट भी करेंगे इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी हो। सबसे पहले हम ना कुछ डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखेंगे कि अब मेरे पास ब्लैंक्स हैं, मैंने ब्लैंक्स में किन बातों का ध्यान रखना। अब देखते हैं। सबसे पहले ये इस तरह से ना आपको वहां पे लिखा आएगा ऊपर, जब आप ब्लैंक्स लिखोगे, राइट वन वर्ड और अ नंबर। राइट 2 वर्ड्स भी हो सकता है, राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स, राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स ना। यहाँ पे 1 वर्ड की डिमांड है कि आपका जो आंसर होगा वो 1 वर्ड में होगा या फिर साथ में नंबर हो सकता है। कुछ ब्लैंक्स ऐसी होती है जिसमें वर्ड भी आ जाता है और साथ में नंबर भी आ जाता है। सबसे पहले नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द एम्प्लॉय डैश काल, काल उसका सरनेम दिया हुआ है, यहाँ पे ना उसका आगे नाम आएगा। लिसनिंग में जब भी कोई किसी का नाम आता है, किसी का नाम आ जाए, पर्सन का, किसी जगह का नाम हो या फिर किसी एड्रेस आ जाए कोई भी, वो हमेशा उसके जो आंसर्स होंगे ना उनको प्रॉपरली कैपिटल लेटर में ट्रांसलेट करता है। फिर उसके बाद एज। अब देखो, अब उसने एज बताया डैश ईयर्स। अब मेरे को एज पढ़ के पता लग गया कि यहाँ पे जो डिमांड है वो वर्ड है या नंबर। ऑब्वियसली एज है, वो नंबर बताएगा। वो बोल सकता है ही इज 22 ईयर्स ओल्ड, ही इज 42 ईयर्स ओल्ड। तो जो भी उसकी एज होगी हम उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। बस यहां से मुझे इतना पता लगा कि मैंने एक नंबर को सुनने की कोशिश करना है। उसके बाद प्रोफेशन, वो उसको ऑक्यूपेशन बताएगा कौन सा है, ही इज अ लॉयर, ही इज अ टीचर, जो भी वो बोलेगा आपने उसको यहाँ पे लिख देना है। बस आपने मेक श्योर करना है आपने सारे आंसर्स को ना कैपिटल लेटर में ट्रांसफर करना है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस। अब फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि उसके पास ना 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब आपने ध्यान रखना है, मैंने अपना आंसर लिखा 2 इयर्स। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 2 आ गए। ये मेरा एक वर्ड है, ये यहाँ पे मेरा एक नंबर है और ईयर्स यहाँ पे मेरा एक वर्ड है। डिमांड भी ऊपर यही है, या तो एक वर्ड है या नंबर। अगर 2 वर्ड मेरे को लग रहे होंगे वो गलत है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड एक नंबर है, वो चीज सही है। फिर उसके बाद वो बताएगा सैलरी पर मंथ की सैलरी बतानी है। अब आप खुद चेक करो, सैलरी दी हुई है तो मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ड और नंबर। ऑब्वियसली नंबर आएगा। फिर उसके बाद आएगा रिक्वायरमेंट्स, डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का होना चाहिए आपने वो बताना है। नॉलेज अबाउट डैश, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब बताओ नॉलेज अबाउट डैश, वो क्या बताएगा, किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अबाउट डैश, है ना। तो फिर वो आपने बता देना जिसके बारे में भी वो बताएगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ब्लैंक्स में। हमने ऊपर कमांड के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है कि वहां पे डिमांड क्या होगी, वर्ड और नंबर। इसके अलावा वो आपको 30 सेकेंड्स का बीच में गैप देता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट सेक्शन को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर सेक्शन में हमारे पास 10 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में वो सबसे पहले 5 बोल रहा है, फिर वो 5। फर्स्ट 5 स्टार्ट होने से पहले ना वो आपको 30 सेकेंड का टाइम देगा। ये जब फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद दोबारा आपको 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, 5 to 10, और आपने उनको रीड कर लेना है। फिर जैसे ही आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो आपको दोबारा से 30 सेकेंड का टाइम देगा कि आप अपने आंसर्स को चेक करो, और उसके अगले 30 मिनट्स वो आपको दोबारा देगा अपने सेकंड सेक्शन के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को रीड करने के लिए। तो इस तरह से वो हर 5 क्वेश्चंस के बाद आपको गैप देता रहेगा। ट्राई टू अंडरलाइन द मेन कीवर्ड्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नेम कर लिया, अंडरलाइन, एज कर लिया, प्रोफेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी पर मंथ, इतने साल का एक्सपीरियंस, नॉलेज इसके बारे में। इस तरह से हमने अपना मेन जो कीवर्ड होगा उसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर उसके बाद ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिमांड, जो मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पे वर्ड की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे नंबर की रिक्वायरमेंट है, हमने उसको हाईलाइट करना। कीप इन माइंड सम सिमिलर वर्ड्स,
फॉर एग्जाम्पल जैसे एज है तो मैंने सिर्फ ईयर सोच लिया, वो बताएगा आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे को पता लग गया वो एज पे आ गया। उसने ऑक्यूपेशन के बारे में बोला, एक्सपीरियंस के लिए उसने वर्ड यूज करा कि मैं इतने साल से सर्विस में हूं, तो वो सर्विस वर्ड मेरे एक्सपीरियंस के साथ जा सकता है। तो इस तरह से अपने माइंड में कुछ सिनोनिम्स को रखना और अपने जो अपने आंसर्स होंगे आपके आंसर शीट पे आपने ना हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। जब आप वहां पे लिसनिंग करोगे आपके पास एक बुकलेट होगी, आप वहां पे आंसर्स कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिख सकते हो, लेकिन जब अपने फाइनल आंसर शीट में ट्रांसफर करना है, जब आपके पास दोबारा 10 मिनट्स मिलेंगे तो आपने अपने आंसर्स को कैपिटल लिखना है। फिर कीप इन माइंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन तो पढ़ रही हूँ, अगले क्वेश्चन को भी थोड़ा दिमाग में रखना, ताकि कई बार अगर पहला क्वेश्चन स्किप हो जाए, अगले की डिमांड देके हम वापस नीचे वाले क्वेश्चन पे चले जाए, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल वो एज बोल रहा था, मेरा ध्यान ही नहीं गया, वो उसने बोल दिया, मुझे पता नहीं चला, पर वो प्रोफेशन की जगह उसने ऑक्यूपेशन बोल दिया। मैंने साथ ही में ना अपने अगले क्वेश्चन पे टर्न कर जाना है ताकि मेरे अगले वाले क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। अगर आपको लगेगा ऊपर वाला नहीं पता चला, वो छूट गया, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, वापस ऊपर जाके नहीं देखना, उसको वहीं छोड़ देना, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्लो में अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना। यही हमारे पास कुछ डूज एंड डोंट्स हैं लिसनिंग में ब्लैंक्स के रिगार्डिंग। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कि अब हमें 10 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बिल्कुल पेपर वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमारे पास ब्लैंक्स में, फिर उसके बाद उन ब्लैंक्स को रीड कैसे करना है, डिमांड कैसे चेक करनी है। तो उससे पहले एक और बात का ध्यान रखना है, ब्लैंक्स में ना जनरली जब हम अपने आंसर्स लिखते हैं, हमें ये आइडिया रहना होगा, सोचना पड़ेगा कि हमने अपना आंसर सिंगुलर कब लिखना है और हमने अपना आंसर प्लूरल कब लिखना है। सिंगुलर मतलब बिना एस और ईएस के वर्ड, प्लूरल जो हमारे वर्ड्स एस और ईएस एक से ज्यादा होते हैं। ब्लैंक्स में फॉर एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना है, कभी आपको दिया होगा नॉलेज अबाउट, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा अ डैश इज रिक्वायर्ड, अ डैश इज रिक्वायर्ड, यहां पे अ लगा हुआ है, ए एन, मेरे पास 2 वर्ड्स है, एन वर्ड यूज होता है AEIOU, एन रेस्ट ऑफ द सारे अल्फाबेट्स के साथ मेरा ए यूज होता है। अगर ब्लैंक से पहले ए लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ड होगा ना वो बिना AEIOU के होगा, इसका मतलब उस ब्लैंक में कॉन्सोनेंट होंगे। अगर यहीं पे एन लगा होता तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ड होगा ना वो AEIOU वाला होगा। तो उस टाइम पे ये डिमांड चेक करके रखना है, मैंने वर्ड ही ऐसा सुनने की कोशिश करना है जो यहाँ पे मेरी ए और एन के डिमांड को फुलफिल करे। आई होप आपको एक बार क्लियर होगा कि हमने किस तरह से डिमांड के लिए उसको चेक करके रखना। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हमने आगे लिसनिंग को अटेम्प्ट कैसे करना। पहले एक बार समझेंगे डिमांड कैसे चेक करनी है फर्स्ट 10 क्वेश्चन से, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट से उसको सुनेंगे, अटेम्प्ट करके देखेंगे, उसके बाद दोबारा से एक बार सुनेंगे उसने हमारे साथ कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे यूज करें। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमने एक बार डूज एंड डोंट्स देख लिए है ना। अब हम एक बार ही देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मेट आएगा, इस फॉर्मेट में एक बार ही हमने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, अब मेरे पास इस तरह से बुकलेट आ गई, मेरे पास इस तरह से बुकलेट आ गई है। अब मैंने ध्यान रखना है, वहां पे सबसे पहले आपने ऊपर डिमांड चेक करनी है, 1 वर्ड और अ नंबर, या तो वहां पे एक वर्ड आएगा या फिर कोई नंबर होगा। कई बार क्या होता है दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, एक ही आंसर में एक वर्ड भी होगा एक नंबर भी होगा, वो ठीक है। आपको कोई आंसर 2 वर्ड्स का लग रहा है, आपने बस वहां पे ध्यान रखना है, अगर आपको 2 वर्ड्स में लगेगा ना वो आपका आंसर गलत होगा। ऊपर आपको कमांड ना 1 वर्ड की दी हुई है, इसका मतलब आपका आंसर 1 वर्ड में ही होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ना हाइफन के साथ डाले जाते हैं, आपने ध्यान रखना है कि जो हाइफन वाला वर्ड होता है ना वो हमेशा हमारा 1 वर्ड में कंसिडर होगा। इसके बाद अब वो सबसे पहले क्रूज ऑन लेक पे आएगा। जो भी आपको कीवर्ड्स यहाँ पे बोल्ड करके दिए हुए हैं ना, आपने ध्यान रखना है वो उन वर्ड्स को जरूर बोलेगा, हाईलाइट करके बोलेगा। सबसे पहले वो एक्सकर्जन्स पे आएगा, फिर इधर लेक पे आएगा। सबसे पहले उसने एक एग्जाम्पल बोलेगा, वो आपको एक समझाने के लिए बस एग्जाम्पल बोल देगा पहले वो आपको, उसके बाद वो दोबारा से शुरू करेगा कि अब हम एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, फिर वो दोबारा से स्टार्टिंग पे आएगा। अब जैसे वो स्टीमशिप बोल देगा ना वो साथ ही में अपने ना नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाएगा, और अब आपको वो दोबारा यहाँ पे नहीं बताएगा। अब जैसे उसने पहले स्टीमशिप बोला फिर वो यहाँ पे आएगा, नीचे आपने कीवर्ड अंडरलाइन कर लेने हैं। उसने बोला फोटोज, मैंने अंडरलाइन कर दिया, सराउंड द लेक, लेक के आसपास। फिर फार्म विजिट पे आएगा,
बच्चों के बारे में बात होगी, शीप को यहाँ पे फीड करना है, मतलब शीप को कुछ खाने पीने के लिए देना है। फिर इसी के साथ वो यहाँ पे आएगा 40 मिनट। कभी भी आपको कोई नंबर दिया हो वो हमेशा एक कीवर्ड होगा, वो उसको जैसे बोलेगा ना आपने यहाँ पे आ जाना है। राइड ऑन अ डैश, राइड मतलब जैसे किसी की सवारी करना, तो ऑन अ डैश, अ लगा हुआ है तो आपने ध्यान रखना है आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो सिंगुलर आएगा। विजिटर्स कैन वॉक इन द फार्म्स डैश, आपने ध्यान रखना है फार्म के ऊपर ना पोस्ट ऑफिस लगी हुई है, इसका मतलब फार्म का यह है, आपने ध्यान से सुनना है वो क्या बता रहा है। डैश इज अवेलेबल एट एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब आपको कुछ उसके लिए खर्चा देना पड़ेगा, वो चीज उसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, वो स्पेसिफिकली बताएगा यह चीज उसमें इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग कॉस्ट देनी है। फिर साइकिलिंग ट्रिप्स, बैक रोड, जगह का नाम बताया हुआ है, जगह के लिए कभी जनरली सिनोनिम्स यूज नहीं होते, तो वो बैक रोड प्रॉपरली आपको बताएगा। अ डैश इज प्रोवाइडेड, फिर से अ लगा हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे कोई सिंगुलर वर्ड होगा। ओनली सुटेबल फॉर, ओनली सुटेबल मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए ही सही है, वो वहां पे हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन दे कि इन लोगों के लिए सही नहीं है, इसके लिए सही है, तो हमने सुनना है वो किसके लिए सही बताता है। हायर्ड फ्रॉम, हायर्ड का मतलब होता है जैसे कोई सी चीज को किराए पे लेना, वो बताएगा। आपको बताया हुआ है नियर द क्रूज शिप, क्रूज शिप के पास कोई जगह है, तो वो जगह का नाम यहाँ पे बताएगा। कभी भी जब वो जगह का नाम बताते हैं तो वहां पे ध्यान रखना है वो पूरे उसके आपको अल्फाबेट्स बताएगा। फिर उसके बाद साइकिलिस्ट नीड, क्या क्या चाहिए, एक रिपेयर किट है, फूड एंड ड्रिंक है, वो फूड एंड ड्रिंक के लिए कोई सिनोनिम भी यूज कर सकता है। ऐसे ही अ डैश, फिर से अ लगा हुआ है, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा ना वो वहां पे सिंगुलर आएगा। देयर आर नो डैश, यह नहीं है, एक तो उसने बोला है अकोमोडेशन, रहने की जगह नहीं है, एक उसने और चीज बोली, आपने वो सुनना है वो यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है। टोटल कॉस्ट, टोटल वहां पे खर्चा कितना होगा, आपको आगे ना डॉलर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका जो आंसर है वो नंबर में आएगा, आपको उसके लिए वर्ड को सोचने की जरूरत नहीं है सुनने के। तो आपने इस तरह से इन बातों का ध्यान रखना है। जब आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा तो आपने उसमें डिमांड चेक कर लेनी है वो आपको किसके बारे में बता रहा है, वर्ड और अ नंबर। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कि अब मेरे को कीवर्ड की डिमांड पता लग गई, मेरे को क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए, कीवर्ड अंडरलाइन कर लिए। अब ट्रांसक्रिप्ट को सुनते हुए मैंने कैसे कैसे ध्यान रखना है, अब साथ साथ में मैं फिल करूंगी, अंडरलाइन करती जाऊंगी वर्ड्स, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, अब हम अपने क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करेंगे कि अब लिसनिंग में जब ब्लैंक्स आएंगे अब वो हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। इस तरह से आपके पास वहां पे 10 क्वेश्चंस होंगे और ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे ये कभी भी एक ही फ्लो में नहीं होंगे, इसके बीच में 30 सेकेंड्स का पॉज आएगा। उसने पूरे ये जो लिसनिंग होगी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हम लिसनिंग अटेम्प्ट करेंगे इसमें 1-2 क्वेश्चन फर्स्ट हाफ में होंगे, उसके बाद आपको 30 सेकेंड का गैप मिलेगा, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। अब हम सबसे पहले 1 to 4 क्वेश्चंस देखेंगे कि वो हमें किस तरह से समझाता है। अब आपने ध्यान रखना है जब भी आप करोगे आपको ना वहां पे सबसे ऊपर एक ना एग्जाम्पल ऑलरेडी फिल होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमें ऑलरेडी यहाँ पे ना एक आंसर गिवन है स्टीमशिप। वो सबसे पहले इसके कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो नीचे आ जाएगा। बस आपने डिमांड को चेक करके रखना है, कैन टेक द फोटोज या फिर वो लेक, वो इनके बारे में कुछ स्टार्ट करेगा। जैसे वो स्टार्ट करेगा हमने अपने नीचे वाले क्वेश्चंस पे आ जाना है। अब हम ट्रांसक्रिप्ट को सुनते हुए यहाँ पे आंसर्स फिल करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे जो आंसर्स होंगे वो कैपिटल लेटर में फिल करूंगी, पर आपने एग्जाम में ध्यान रखना है जब आप करोगे, अब बुकलेट पे तो आप स्मॉल में लिख सकते हो, लेकिन जब आप आंसर शीट पे उसको ट्रांसफर करोगे तो आपने उसको कैपिटल में करना है। Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? My daughter's 15 and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept.
Children love feeding them. My son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure, it's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. अब हमने ना फर्स्ट 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। अब जब वो नेक्स्ट क्वेश्चंस के स्टार्ट करेगा तो उससे पहले ना वो आपको 30 सेकंड का पॉज देगा। उस 30 सेकंड में अब हमने अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को रीड करना। क्वेश्चंस को रीड वैसे ही करना है जैसे हमने पहले देखा कि वहां पे कीवर्ड की डिमांड को चेक कर लेना कि वो वहां पे साइक्लिस्ट साइक्लिंग ट्रिप्स पे आ जाएगा। बैक रोड वो बोलेगा अ डैश इज प्रोवाइडेड, अ लगा हुआ है, वही हमने पॉइंट एक सिंगुलर चेक करना कि अ डैश क्या वो कहेगा कि प्रोवाइड करना। ओनली सुटेबल फॉर साइक्लिस्ट हु हैव सम डैश, कुछ उनके पास यह होगा। बाइक्स कैन बी हायर्ड फ्रॉम डैश, यहां से। जब भी वो किसी जगह का नाम आपको बताएगा, आपने ध्यान रखना है किसी का नाम होगा, किसी एड्रेस का नाम होगा, वहां पे वो हमेशा ना उसके अल्फाबेट्स बताएगा। तो एज सच आपको एक्सेंट समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। साइक्लिस्ट नीड, जैसे ही वो नीड रिक्वायरमेंट्स पे आ गया, आपने साथ ही में ना अगले क्वेश्चन पे आ जाना। पीछे अगर कोई रह भी गया होगा ना, आपने उसको वहां पे छोड़ देना है। साइक्लिस्ट नीड क्या चाहिए उसको? रिपेयर किट, फूड एंड ड्रिंक और डैश। ध्यान रखना है अ लगा हुआ है, इसका मतलब आपने कोई सिंगुलर आंसर देखना। अ डैश कैन बी हायर्ड, आपने ध्यान रखना है वो किसके बारे में बता रहे हैं, क्या हायर करना है। देयर आर नो डैश, क्या नहीं है आपने वो बताना है। आई होप आपको एक बार क्लियर होगा डिमांड हमने कैसे देखनी है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एक बारी लिसनिंग से कि वो हमें कैसे बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। So, is there anything else to do over on that side of the lake? Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There's a trail there called the Back Road. You could easily spend 3 or 4 hours exploring it, and the scenery's wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. What's the trail like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your 7-year-old. It needs someone who's got a bit more experience. Well, my daughter loves cycling, and so do I, so maybe the 2 of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well. But we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratcheson's. I'll just make a note of that. How do you spell it? Ratchesons. It's just by the cruise ship terminal. Okay. You'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you, and you'd need to take along a snack and some water. It'd be best to get those in the city. Fine. That shouldn't be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place. Sure, you should definitely get that. It's a great ride, but you want to be well prepared because it's very remote. You won't see any shops round there or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be 1 adult and 1 child for the cruise with farm tour. That's $117, and an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75. ओके, अब हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब हम एक बारी रिकॉल करते हैं, एक बारी चेक करते हैं उसने क्या बोला और हमने क्या सुना। अब देखो, सबसे पहले वो स्टीमशिप पे आता है, वो सबसे पहले एक्सकर्जन बोलता है। एक्सकर्जन वो वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं क्रूज के लिए। एक्सकर्जन का वर्ड मतलब होता है जैसे कहीं घूमना, वो एक्सकर्जन होता है। टूरिज्म के लिए हम एक्सकर्जन यूज करेंगे। उसने बोला ट्रैवल एंड ओड कि हमारे पास स्टीमशिप है।
है ना, वो स्टीमशिप के बारे में बताता है। यहाँ पे वर्ड ना ओल्ड लिखा हुआ था, ओल्ड के लिए वो वर्ड आपको यूज करता है 100 years old। उसके नेक्स्ट फिर वो फोटोज की जगह आपको वर्ड पिक्चर्स यूज करता है। फिर वो कहता है माउंटेन्स की पिक्चर्स लेनी है। बस हमारे माइंड में उस टाइम वर्ड स्ट्राइक कर जाए कि जो फोटोज है उसके लिए उसने वर्ड पिक्चर्स यूज करा। इसी के साथ अगला वो फार्म विजिट पे आता है। सबसे पहले वो बच्चों के बारे में बात करता है, फिर वो शीप, फिर वो कहता है कि बच्चों को शीप को फीडिंग करना अच्छा लगता है, तो फिर हमें पता लग गया हम यहाँ पे हैं। उसके बाद साथ ही में वो 40 मिनट राइड के लिए वर्ड यूज करता है। फिर वो बताता है कि वो राइड किसके ऊपर करनी है, उसने हॉर्स के ऊपर। फिर वो थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन बताता है। फिर उसके बाद वो फार्म पे आता है। बस आपने ध्यान रखना है फार्म के ऊपर पोस्ट ऑफिस लगी हुई है, मतलब फार्म का यह है। बस मैंने सुन लिया कि वहां पे गार्डन्स है। फिर वो कहता है कि बेसिक कॉस्ट जो है उसमें यह चीज इंक्लूडेड नहीं है। बस मेरे को पता लग गया कि मेरे को उसके लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा कि मैंने जो पैक पहले लिया हुआ है इसमें ये चीज इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरे को पता लग गया कि उसने वहां पे लंच बोला था। फिर साथ ही में वो उसके बाद आगे आपको 30 सेकंड का पॉज देता है। फिर उसके बाद वो आगे आता है कि आप बैक रोड को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर उसने बोला वहां पे आपको मैप प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने मैप नोट कर लिया। फिर वो कहता है कि ये सबके लिए सूटेबल नहीं है, ये आपके पास जो आपके साथ जो बच्चे आ रहे हैं ये उनके लिए सूटेबल है जिनके पास कुछ यह है। यह में वो एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने एक्सपीरियंस नोट कर लिया। फिर वो वहां पे वो पर्सन बताता है कि हमारे पास हमारी बाइक्स तो है नहीं, हम उसको कहाँ से ले सकते हैं। फिर वो हायर्ड के लिए वो वर्ड यहाँ पे रेंट यूज करता है। फिर वो उस जगह के बारे में बताता है कि वो जगह कौन सी है जहां से वो ले सकता है। फिर ऐसे ही वो सीधा नीड पे नहीं आता, वो डायरेक्ट रिपेयर किट स्टार्ट कर देता है। रिपेयर किट बोला उसने। फिर उस वहां पे था फूड एंड ड्रिंक, वाटर बोला उसने ड्रिंक के लिए, फूड के लिए यहाँ पे उसने वर्ड यूज करा था स्नैक्स। फिर वो कहता है आप इसको हायर कर सकते हो। किसको हायर, वो बस हमने सुनना है कि वो हायर किसके बारे में बता रहा है, हेलमेट। फिर वो बताता है कि आपको थोड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, देयर आर नो शॉप्स और प्लेस टू स्टे। वो ये वर्ड यूज करता है। अकोमोडेशन के लिए उसने वर्ड यूज करा टू स्टे। फिर वो उसके बाद ना आगे कॉस्ट बताता है। वो 2-3 तरह की कॉस्ट बताता है कि आपके पास छोटे बच्चे हैं तो ये वाली कॉस्ट, बच्चे साथ नहीं है तो ये वाली कॉस्ट। फिर वो दोबारा से बोलती है कि आपकी जो डॉटर है वो कितने इयर्स की है, तो फिर वो बताती है कि नहीं आपकी कॉस्ट 267 की लगेगी, उसको भी साथ में एडल्ट फीस देनी पड़ेगी। इस तरीके से ध्यान रखना जब तक बात खत्म नहीं होती। अब हम तो हो सकता है पहले 170 लगा लेते, फिर उसके बाद वो एक और कॉस्ट बताता है। जब तक वो बात कंटिन्यू होती रहेगी ना तब तक आपने ध्यान से सुनते रहना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। आई होप आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से क्वेश्चंस को सुनना है, क्वेश्चंस की डिमांड को कैसे चेक करना, सिनोनिम का किस तरह से ध्यान रखना, अंडरलाइन करते टाइम किस वर्ड के ऊपर फोकस करना।